वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज आपका यूजीसी नेट का फोर्थ मॉक टेस्ट है। चौथा मॉक टेस्ट जो है ये है। तो इसमें मैंने कुछ आपको इसके अंदर भी आपको कम से कम 50 ऑड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। और ये जो चांसेस हैं जो आपके बार बार और रिपीट होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको याद भी कर लें और समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ एवेल। ये यूज़ किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के लिए। ये वो कंट्रीज थी जो एक तो पहले तो अमेरिका के एजेंडे के खिलाफ थी, दूसरा टेररिज्म का भी हब हो गई थी। या तो जैसे नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, इराक और ईरान में टेररिज्म की प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये इशू था। दूसरा, ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा? हु सेड फॉर दिस चीफ पर्पस ऑफ, हु सेड, ये पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हु सेड दैट द चीफ पर्पस ऑफ आवर मिलिट्री इज टू विन द वॉर बट नाउ इट इज अवॉइड द वॉर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पहले हमारी मिलिट्री मिलिट्री का जो पर्पस होता था वो वॉर लड़ना और वॉर जीतना था, पर लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो इतनी मास डिस्ट्रक्शन हुई उसके बाद लोग कहने लगे अब हम लोग अवॉइड द वॉर, मतलब उसको हम लोग उसको रोकेंगे। तो बर्नार्ड ब्रॉडी ने ये स्टेटमेंट दी थी, फॉर द चीफ पर्पस ऑफ अवर मिलिट्री इज टू विन द वॉर बट नाउ इट इज टू अवॉइड द वॉर। बर्नार्ड ब्रॉडी। रैम एक पूछा गया था, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई थी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर, इनोवेशन मिलिट्री अफेयर में लाने के लिए रैम बोलते हैं, वी शुड डू रैम। फिर है फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट नोम चॉस्की का स्टेट है, नोम चॉस्की का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एनार्किकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है हेडले बुल का। हेडले बुल साहब जो है वो ब्रिटिश स्कूल से रिलेट करते हैं। अब एक ब्रिटिश स्कूल के बारे में क्या बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि ब्रिटिश स्कूल क्या मानता है कि रियलिज्म, वो कहता है कि रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, रियलिस्ट कहते हैं देर इज एनार्की इन द सोसाइटी। बट वो मानते हैं कि एनार्की है सोसाइटी में, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एनार्की है। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट और जो देश हैं वो एक तरीके से अपना यूनियन बना के आपस में पीस बना के रहते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि ना तो वो रियलिस्ट के जो आइडियलिस्ट हैं उनके खिलाफ था और ना ही वो उसको बात को खारिज करता था। जो है ब्रिटिश स्कूल जहाँ से हेडली बुल हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस का कॉन्सेप्ट किसका है? केनेथ बॉल्डिंग का है। अभी एक काफी बार पूछा गया है कि भाई सीवीसी किसके कहने पे बनी थी? सीवीसी जो बनी थी संताराम कमेटी के कहने पे बनी थी। और ये 1962 में बनी थी संताराम कमेटी। काफी बार पूछा जा चुका इसका डेट भी। और संताराम कमेटी के टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। ठीक है। फिर ये एक स्टेटमेंट है कि किसने कहा कि वेबर की जो आइडल ब्यूरोक्रेसी है वो डेवलपिंग एरिया के लिए सही नहीं है। ये बोला गया है, फ्रेडरिक्स ने दिया गया है। वो वेबर को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि जो उसने आइडल टाइप की ब्यूरोक्रेसी दी है वो सही नहीं है। रैशनल, रियल रैशनल जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है वो सही नहीं है। तीन तरीके की ब्यूरोक्रेसी की बात करता है मैक्स वेबर। करिज्मेटिक हो गई, ट्रेडिशनल हो गई, लीगल रैशनल हो गई। तो लीगल रैशनल को उसने कहा है कि वो डेवलपिंग एरिया के लिए सही नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है कि एक किताब का नाम है, काफी बार पूछा था और फेमस भी है, दलित विजन द एंटी कास्ट मूवमेंट। दलित विजन द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। तो गेल ओम्वेट ने काफी चीजें लिखी हैं हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो इनकी एक किताब है दलित विजन द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। ऐसे ही एक सेम बुक है जोया हसन की, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो जोया हसन की किताब है पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9। उसके अंदर आई गेस 29 सब्जेक्ट्स हैं। फिर है लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये पॉल आर ब्रास की किताब है। ये पॉल आर ब्रास की किताब है, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन। पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन किसकी किताब है? मायरन वीनर की किताब है पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक्स हैं ये इतनी फेमस बुक्स हैं, ये आपको, आपने अभी जो यूजीसी आने वाला है फेब में जो होगा वो, उसमें आपको एक या दो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मे भी थोड़ा सा मेरा वे ऑफ कंटेंट टेलिंग शायद थोड़ा सा सही ना हो, बोरिंग हो, पर लेकिन ये कंटेंट में मेरे दम है। तो थर्ड बुक इज इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्रीइंग द इकोनॉमी। ये जगदीश भगवती की किताब है, इंडिया इन ट्रांजिशन। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा एक प्रेसिडेंट था जिसने पोस्ट ऑफिस बिल को अपने पास रख लिया था और लिंगर ऑन करके उसको ना पास कर रहा था ना वापस भेज रहा था?
तो ज्ञानी जेल सिंह है, उन्होंने अपनी वीटो पावर को यूज किया था। सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं यहाँ से। सस्पेंसिव वीटो में क्या करता है कि एक लूप होल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट के पास पूरा हक है कि वो कुछ बिल्स को वो ना ही रिकमेंडेशन के लिए भेजेगा, ना ही अपना एसेंट देगा उसके लिए, ना ही ना उसे अपने पास रख लेगा, सस्पेंड कर देगा उसको बिल को। तो ज्ञानी जेल सिंह ने ये अपना सस्पेंसिव वीटो यूज किया था। अब ये बोला गया कि किसने इंडियन स्टेट को इस तरीके से बोला, इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन स्टेट। तारीफ करी है इंडियन स्टेट की, बोला ऐसे डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन स्टेट, इंक्रीमेंटल, बढ़ती हुई डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन स्टेट, रजनी कोठारी साहब ने इनको किया। कई लोग रजनी कोठारी को फीमेल समझते हैं, पर नहीं भाई, रजनी कोठारी इज अ मेल, जिन्होंने इंडियन कांग्रेस सिस्टम के बारे में भी लिखा है। हु एम्फोसाइज ऑन एमर्जेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी, मार्केट पॉलिटी का कॉन्सेप्ट मॉरिस जोन्स का है। फिर किसने कहा हु सेड ऑल ऑल कम्युनिज्म इज हार्मफुल, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, बस आप इतना याद रखिए, ऑल कम्युनलिज्म इज हार्मफुल। ये बिपिन चंद्र पाल की है, हिस्टोरियन है, इंडियन हिस्टोरियंस हैं, तो उन्होंने ये लिखा है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल 356 जो कि है स्टेट इमरजेंसी, इसको सेफ्टी वॉल किसने बोला है। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सरकार की सत्ता भी जा सकती है और सरकार और मतलब अथॉरिटेरियन स्टेट भी बन सकती है और डेमोक्रेटिक स्टेट भी बन सकती है, तो उसको सेफ्टी वॉल कहा था। अब एलीट थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, वही मैंने ऐसे पिक किया है, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से एलीट थ्योरी स्टार्ट हुई। तो भाई देखो, एलीट में दो तीन नाम आते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स हो गया, पेरेटो हो गया, ऑर्टेगा हो गया, इन सब के नाम आते हैं। जैसे पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ एलीट है, वो क्या कहते हैं भाई, पेरेटो बोलता है कि भाई कोई भी हो, सत्ता में कोई भी आए, वो एलीट घूम फिर के अपने आप में से ही आते हैं। फिर मिशेल्स का है कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड, थ्योरी ऑफ मासेस किसकी है, ऑर्टेगा की है। तो ये लोग क्या फोकस करते हैं कि जो भी सत्ता में, एलीट थ्योरी ये कहती है कि जो भी सत्ता में बैठेगा वो ओलिगार्की ऑफ एलीट्स ही होगी। ओलिगार्की मतलब ग्रुप ऑफ एलीट ही होगा, नॉर्मल इंसान में से नहीं आएगा, नॉर्मल इंसान के अंदर इतना कैपेबल नहीं है कि वो चला सके सरकार, तो एलीट ही सरकार चलाएंगे। फिर उसके बाद है हु इज कंसर्न्ड विद द विल एंड कैपेसिटी अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। विल एंड कैपेसिटी अप्रोच पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हेल्परन है ये, इसकी बात करते हैं, और ये 2015 में पूछा गया था आपका यूजीसी नेट में। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं पता, पर लेकिन जिसको पता है उसको ही कैन फैच मार्क्स। अगर ये दोबारा रिपीट होता है, अगर आपने गलती करी, आपको नहीं पता, तो फिर ये आपकी गलती है। आलमंड बोरो हिज टर्मिनोलॉजी फ्रॉम, एलमंड इतने सारे सिस्टम दिए हैं, उसने अपनी टर्मिनोलॉजी टालकोट पार्सन से ली गई है, सोशोलॉजिस्ट एंड टालकोट पार्सन, उनसे इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी ली गई थी। किसने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि बैलेंस रखना प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में और कैपेसिटी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, ये फ्रेडरिक्स का कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस बनाए रखना प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में और कैपेसिटी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। थ्योरी जो है वो ड्राइव की गई है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, थ्योरी का जो रूट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, और उसका है थ्योरिया, THEORIA, थ्योरिया। इसका मतलब होता है अ वेल फोकस मेंटल लुक। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ माओ पूछा था कई बार, तो उनका एक मूवमेंट था, लेट द 100 फ्लावर ब्लॉसम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट, मतलब नई इनोवेशन, नई थॉट आने दो, और जो थॉट है, एक से ज्यादा थॉट है, उनको आपस में कंटेंट करने दो और सही थॉट, रैशनल थॉट को आगे बढ़ने दो। किसने कहा कि नेगेटिव लिबर्टी ग्रेटर है पॉजिटिव लिबर्टी से। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट तो इजाया बर्ली ने दी, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है कि भाई इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दो, चाहे वो अपने आप को कुछ भी करे, वो अपने आप को हार्म करे, अपने लिए अच्छा करे बुरा करे, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना। इसे बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल स्फेयर। वेयर इज पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि भाई अगर इंसान ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे उसको भी नुकसान हो सकता है और बाहर वाले को भी नुकसान होता है, उसे बोलते हैं, तो सरकार इंटरफेयर करेगी काम के लिए, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है। फिर उसके बाद है कि किसने इंडियन स्टेट को वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट कहा, इंडियन स्टेट को वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट किसने कहा, तो भाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट किसने कहा, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कहा है। ये अमेरिकन हस्बैंड और वाइफ थे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ चीजें लिखी हैं। इंडियन स्टेट को ही इन्होंने पॉलीमार्कस स्टेट बोला है। ठीक है। बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं इंडियन स्टेट में, उससे इंडियन स्टेट बनती है, तो पॉलीमार्कस जो शब्द है, ये इन्हों का, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का है। पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म, एंथनी डी स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया है पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म का।
अब किसने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी सुधार नहीं कर सकती, अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं सकती? ये एम क्रोजियर की बहुत फेमस स्टेटमेंट है ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी सीख नहीं सकती अपने कामों से। सी स्पेटियल थ्योरी किस चीज़ की? थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के गिबोनी सतोरी ने स्पेटियल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दी थी। ऐसे ही पूछा गया था रीअलाइनमेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसने दी है? पॉलिटिकल पार्टीज किसने दी है? वो दी है बोहेम एंड सैंडक्विस्ट ने दी है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट एंथनी गिडेंस देते हैं। स्ट्रक्चरेशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग, इस एक तरीका है एनालाइज करने का कि स्ट्रक्चर, किसी पॉलिटिकल कल्चर के स्ट्रक्चर और उसके एक्टर्स में क्या इंटर रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरेशन। हॉब्स ने अपना रेजोल्यूटिव कंपोजिशन कहाँ से लिया है? गैलीलियो से लिया है। अगर अब हॉब्स के बारे में और बात करूं तो हॉब्स ने लेवियाथन लिखी है। हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, इसने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी अपने लेवियाथन को दे दी थी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा लिंक करनी पड़ेंगी। अब किसने कहा? हु सेड पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन फैक्टर्स ऑफ थ्री काइंड? तीन तरीके के पॉलिटिकल थ्योरी में फैक्टर्स होते हैं, द फैक्चुअल, द कैजुअल, द वैल्यूएशन। तो ये बात करी है सवाइन साहब ने करी है। सवाइन ने हर चीज के बारे में इतने कमेंट्स दिए, तो कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। तो ये चीज इन थ्री फैक्टर्स इन पॉलिटिकल थ्योरी सवाइन के हैं। हु सेड वी कैन नॉट, किसने कहा ये? वी कैन नॉट शेड अवर वैल्यूज लाइक वी शेड अवर कोट। हम अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपने कोट को उतार देते हैं। डेविड ईस्टन है, बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है। डेविड ईस्टन पोस्ट बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है। अब हैंस ब्लिक्स कमीशन किससे रिलेटेड है? हैंस ब्लिक्स कमीशन इराक के लिए बनाया गया था, वहां पे कि वहां पे जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देखने के लिए, तो हैंस ब्लिक्स कमीशन 2002 में बनाया गया था। अब ये स्टेटमेंट किसने दी है कि ऑल वॉर इज बेस्ड अपॉन डिसेप्शन एंड प्रेज इट एज द डिवाइन आर्ट ऑफ सटल एंड सीक्रेसी? ये सुन चो की स्टेटमेंट है जो बोली है कि ऑल वॉर इज बेस्ड अपॉन डिसेप्शन, कि आप किसी को डिसेप्ट करके ही हरा सकते हैं। एंड प्रेज इट एज अ डिवाइन आर्ट ऑफ, मतलब कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी को डिसेप्ट करके, किसी को डरा के, अपने कोई और तरीके से बिना लड़े अगर आप किसी को हरा देते हैं तो वो आपकी आर्ट है वॉर जीतने की। सुनजू की स्टेटमेंट है ये। फिर है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुई है। माइकल डोयल, ये आप नाम याद रख लीजिए। अब कोई आपसे पूछे कि पंचायती राज के खिलाफ इंडियन थिंकर्स में कौन था, तो अम्बेडकर ने इसे डेन ऑफ इग्नोरेंस बोला था। ऐसे नेहरू भी इसके अगेंस्ट थे पंचायती राज के खिलाफ। रेडिकल व्यू ऑफ पावर, जो दो दो लोग हैं जो पंचायती राज के खिलाफ हैं, नेहरू एंड अम्बेडकर। अब कुछ पावर के कॉन्सेप्ट ने रेडिकल व्यू ऑफ पावर, ये स्टीवन ल्यूकस ने दिए। ऐसे ही बायो पावर का कॉन्सेप्ट दिया मिशेल फोकल्ट ने। ऐसे विल टू पावर नीशे है, नीशे ने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट भी दिया है। सर्किट ऑफ पावर, सर्किट ऑफ पावर किसने दिया? स्टीवर्ट क्लेजी ने दिया सर्किट ऑफ पावर में। तो ये कुछ पावर के कॉन्सेप्ट हैं, सीधा सीधा आ जाता है, आप इसको याद कर लीजिए। फिर है हु डिफाइन मॉडर्नाइजेशन इन थ्री वे? तीन तरीके से मॉडर्नाइजेशन को डेविड एप्टर ने डिफाइन किया है। फिर लास्ट क्वेश्चन है द नेचुरल मैन विल बी वन इन whom स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस एंड स्टडी फास्ट रीजन हैव सक्सेसफुली हार्मोनाइज सेल्फ लव। ये रूसो की स्टेटमेंट है। रूसो क्या कहता था कि भाई, रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें ये कहा गया था कि जो आदमी है वो सीधा साधा है, पर लेकिन जैसे ही साइंस आती है, प्रॉपर्टी डीलिंग आती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, तो इंसान का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो ग्रीडी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है और वो नेचर के खिलाफ चला जाता है। तो उसी को डिपिक्ट किया है इस स्टेटमेंट में, द नेचुरल मैन विल बी वन इन whom स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस एंड स्टडी फास्ट रीजन हैव सक्सेसफुली हार्मोनाइज। तो रूसो की स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आपको कम से कम इसके अंदर 40 to 50 फैक्ट्स हैं, और आप रोज अगर 40 to 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप 30 को कर रहे हैं तो भाई 1500 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं गारंटी इस चीज़ की ले रहा हूँ कि 1500 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।